नेम शाहिद अब्बास है। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा देता हूँ। मैं एक्चुअली कनाडा से बिलोंग करता हूँ। मैं वहीं रहता था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। यहाँ पे मैं पाकिस्तान ग्रामर स्कूल के साथ एसोसिएटेड हूँ और वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हमारा मेरा पाकिस्तान आने का मकसद हमारा जो था वो, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ऑटिज़म पे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म इज़ समथिंग दैट हम लोग इसको आम ज़बान में अगर आप किसी आम आदमी से पूछे तो वो कहते हैं जी पागलपन, लेकिन ये पागलपन नहीं है। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, तो उस तेज़ दिमाग को वो लोग सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेरा एक बेटा है उमर के नाम से, वो 6 साल का है और जब मैं कनाडा में था तो हमें उसका पता चला तकरीबन 2 साल का जब वो हुआ, तो हमें एहसास हुआ कि वो एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा हट के उसकी एक्टिविटीज़, उसका बोलना, उसका बैठना, उसका चलना, हमें फील हुआ कि एक आम बच्चे जैसा नहीं है। तो हमने वहाँ उसकी असेसमेंट करवाई। जब हमने असेसमेंट करवाई तो हमें डॉक्टर जो था वहाँ पे, वो सिर्फ एक डॉक्टर है। आप हैरान होंगे सुन के कि पूरे कनाडा में ऑटिज़म का सिर्फ एक डॉक्टर है। तो हमें उसकी अपॉइंटमेंट मिली कोई 1 साल के बाद। मतलब मैंने अगर आज अप्लाई किया है तो मुझे 1 साल के बाद उन्होंने कहा जी आप आइएगा इसको लेके। तो आप वो सोचिए कि वो टाइम हमारे लिए कितना तकलीफ देह होगा जो हमने वो हुआ। जब हम 1 साल के बाद उस डॉक्टर के पास गए तो उसने पूरी अपनी एक टीम बिठाई हुई थी, जिसमें फर्दर उसके स्टूडेंट्स और डॉक्टर वगैरह बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ऐसा करें, उमर को आप, मेरे बेटे को आप छोड़ दें, उसको टच नहीं करें। और वो सारे डॉक्टर्स जो सर्कल में बैठ गए और उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो उनको खुद फील हुआ कि ये बच्चा वो एक्टिविटीज नहीं कर रहा जो एक आम बच्चा करता है। बिला वजह रो रहा है, चीख रहा है, खिलौने पड़े हैं उनके साथ खेल नहीं रहा। तो उन्होंने 1 घंटा बिल्कुल उसको छोड़ दिया और हमें भी उन्होंने कहा बैठे रहे, आप जाएंगे नहीं यहाँ से, आप देखते रहेंगे। 1 घंटे के बाद उन्होंने बच्चे को तो बाहर भेज दिया। मुझे और मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ बैठी हुई है यहाँ पे, उन्होंने हमें बैठाया और उन्होंने कहा जी देखिए ये आपका जो बेटा है इसको एक डिसऑर्डर है, और वो डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर नहीं है, इसको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ऑटिज़म। अब वो डिसऑर्डर क्या है? वो मेंटल डिसऑर्डर है, वो ADHD जिसको हम कहते हैं हाइपर, सर ज़्यादा अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर डिसऑर्डर, और थोड़े से और कुछ उसे बताया। तो उसने कहा इन सबको मिला के कहा जाता है ADHD, और इनकी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है ऑटिज़म। सो ऑटिज़म इज नॉट वन डिजीज, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मेंटल डिसऑर्डर्स। तो हमने उससे पूछा कि अब हम इसका क्या करेंगे, क्या ये बच्चा नॉर्मल हो सकेगा, क्या ये वो एक्टिविटीज़ करेगा जो एक आम बच्चा करता है, क्या ये उसी तरह ग्रो करेगा। तो उसने जो कहा उससे तो यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। उसने कहा जी ये बच्चा एक आम बच्चे की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। ये आपके पहले सवाल का जवाब। आपके दूसरे सवाल का जवाब कि इसका कोई इलाज है, तो मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका कोई इलाज नहीं। फिर आपने कहा जी हम इसका क्या करेंगे, तो उसका ये तरीका है कि इसकी होती है थेरेपी, जिसमें एक थेरेपिस्ट जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है बेसिकली, वो आता है और वो बच्चे को उसकी थेरेपी करता है। आपको वो करवाना पड़ेगा। ये सुन के जो हमारे दिल पे गुजरी वो आप सोच सकते, मतलब हम इस साल में आ गए कि हमें लगा कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, हमारे लिए अब इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीइंग अ पेरेंट, मैं और मेरी वाइफ जब हम घर पे आए तो हम एक दूसरे से, हमने पूरा दिन बात ही नहीं की, हमारा दिल नहीं चाह रहा था बात करने का एक दूसरे से।
इतना हम मायूस हो गए। फिर हमारी फैमिली से हमें कॉल किया, उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम्हारी 1 साल बाद असेसमेंट थी, उसका क्या निकला? वो दे वर एक्साइटेड। तो मैंने उनको नहीं बताया। मैंने इस वजह से नहीं बताया, मैंने कहा कि अगर ये परेशानी अल्लाह ने हमारे ऊपर दी है तो इसको हम बाकियों तक फैला के उनको क्यों हम परेशान करें? व्हाट कैन दे डू? तो हमने उसको नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। हमने कहा बस वो यार थोड़ा सा उसको इश्यूज हैं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप यकीन करेंगे, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। मैंने अपने कोई 28 साल में रहा कनाडा में, मैंने 28 साल में 5 छुट्टियाँ की हैं, जिनमें से 1 छुट्टी मैंने उससे ली। मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, मैं किसी काम में, मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बिल्कुल सुन कर दिया उसने। जब हम अप्लाई करने गए एजेंसी में तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी एजेंसी जो है, जो बच्चों की थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट घर पे भेजती है, आपका नंबर है उसमें 2000, मतलब आपका जो थेरेपिस्ट है 2 साल के बाद आपको मिलेगा जो थेरेपी करेगा। तो एक तो हम पहले ही परेशान, ऊपर से जब हमें पता चला कि 2 से 2.5 साल लगेंगे थेरेपी मिलने में, हमारे लिए परेशानी और बढ़ गई। हमने कहा अब हम क्या करें? इसके दौरान उमर ने बड़े हाइपर किस्म के रिएक्शंस हमें दिखाना शुरू कर दिए। देयर वाज अ टाइम कि उसने अपनी स्किन तक काटनी शुरू कर दी, चलते फिरते वो जाके दीवार से टकरा जाए, पूरी रात वो जागता था, वो सोता नहीं। अब सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगता था और ऑफिस में मैं बैठा होता था और हमारी मॉर्निंग मीटिंग हो रही होती थी, सारे बॉसेस बैठे हुए होते थे और मैं उसमें सो रहा होता था, मेरी आंखें बंद होती थी क्योंकि मैं पूरी रात से जाग रहा होता था। मायूसी, परेशानी, टेंशन, हम अपने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया हमने, बात बात पे बिला वजह, क्योंकि ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेटेड। हम हर एक के बच्चों को देख रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, माँ बाप के साथ खेल रहा है। मैं और मेरी वाइफ हमारे सामने बैठा हुआ और रोए जा रहा है। क्यों रो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आता, खा नहीं रहा, वॉशरूम का मसला, सोने का मसला। हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, हमने कहा या अल्लाह, ये हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? इस सब के दौरान हमें एक वेबसाइट, मेरी वाइफ फिर सर्च करती रही कि हम इस मसले का कोई हल तो हम निकालेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला। 2.5 साल बाद कौन थेरेपी का वेट करेगा? तो हमने क्या किया कि हमने इंटरनेट पे थोड़ी सर्चिंग की तो हमें किंगस्टन स्कूल का पता चला। हमने देखा कि हमने इसको स्टडी किया, फिर एक यूट्यूब पे इसकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी बच्चों की, वो देखी तो हमें एक उम्मीद की किरण जागी। हमने कहा यार ये कुछ अच्छी बात दिख रही है हमें। तो हमने फिर इरफान साहब से कॉन्टेक्ट किया, वहाँ से कनाडा से। तो मैंने डिस्कस किया इरफान साहब से, मैंने कहा इरफान साहब ये ऐसा एक मसला आ गया है हमारी ज़िंदगी का, जिसने हमारी ज़िंदगी को पलट के रख दिया, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम क्या करें? अल्लाह के बाद हमारे पास कोई भी आसरा नहीं। तो इरफान साहब इतने बीइंग सच ए नाइस पर्सन है, हम इनका मतलब मेरे पास नहीं है शुक्रिया के अल्फाज, शुक्रिया बहुत छोटा हुआ है। इन्होंने हमें बहुत हौसला दिया। इन्होंने कहा सर आप अल्लाह का नाम लें और उस बच्चे को हमारे पास लें, हम अपनी पूरी उसके साथ मेहनत करेंगे, हम उसके साथ, मैं आपको वादा नहीं करता कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इंशाल्लाह आप खुश हो। हमने अल्लाह का नाम लिया और हमने कनाडा को छोड़ा और हम पाकिस्तान। मेरी वहाँ पे बहुत एग्जीक्यूटिव पोजीशन थी। आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, जहाँ पे मेरा काम लोगों को हायर करना, उनकी जॉब्स बनाना, उनकी रिपोर्ट्स बनाना। मेरे अंडर तकरीबन 100 के लोग, 100 के करीब गोरे काम करते थे। आप इससे अंदाजा लगाइए, इतनी अच्छी पोजीशन। तो जब मैंने सब एनालाइज किया, मैंने कहा ये मैं सब छोड़ दूँ और मैं चला जाऊँ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के उस वक्त हालात तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थे जो इस वक्त है, उससे भी। लेकिन मुझे उस पर मैंने उससे
दुआ की, या अल्लाह मैं ये फैसला करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कामयाब कर। लकीली जब फिर मैंने वाइफ को और बच्चों को भेज दिया, मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं यहाँ से वाइंड अप, क्योंकि वहाँ से वाइंड अप करना आसान नहीं होता। तो वहाँ मेरे घर के करीब एक मस्जिद थी, मुझे पता चला कि वहाँ एक जमात आई हुई है, पूरे दुनिया के स्कॉलर्स आए वहाँ। तो मैं घर पे अकेला था, तो मैंने कहा चलो 3 दिन में मस्जिद में चला जाता। तो मैं वहाँ मस्जिद में गया, तो वहाँ एक स्कॉलर जो थे इंडोनेशिया से आए हुए थे। तो जब उन्होंने अपना बात, जितना तुम्हें सवाब मिल रहा है तुम सारी उम्र इबादत करते रहो, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह का नाम लो, उस पर भरोसा करो, सब छोड़ो और उस बच्चे के लिए जाओ, वो रिस्क देगा। तो उनकी बात सुन के मेरे अंदर जैसे खून, जैसे कहते हैं ना, भर गया। और फिर जब मैं पाकिस्तान आया और हमने इरफान साहब के हवाले किया उमर को, ये हमें बताते रहे, अब आपने ये करना है, हमने ये करना है, हमारी एक टीम हो। अगर आप आज से 3 साल पहले का उम्र और आज का उम्र कंपेयर करें, तो मैं उसे कहूँगा ही इज 75% अबव बेटर। उसे कलमा बोलना सीख लिया है, उसने मम्मी डैडी कहना शुरू कर दिया है, उसे वॉशरूम खुद से जाना शुरू कर दिया है, उसने खाना खुद से खाना शुरू कर दिया है। और वो जो अपने आप को काटता था और दीवार पे जाके अपना सर लगा देता था और सारी रात जागता था, वो सब खत्म। तो आप सोचिए कि इस वक्त हमारा दिल कितना इत्मीनान है। ये सब आपको बताने का मकसद मेरा सिर्फ एक है कि आज हम ये डे मना रहे हैं, तो डे मनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चे इंसान हैं, ठीक है। पुराने दौर में इनको कहा जाता था पागल है यार, ये फेंक दो इसको, उठा के यहाँ से हटा दो इसको सामने से, कहीं फेंक के आ जाते थे ये चीज़ खाने में इधर उधर। अब हमें रियलाइज़ हुआ है कि ये बच्चे बहुत ख़ास बच्चे हैं। अगर आपने एक शख्सियत का नाम सुना होगा, लियो मेसी, वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है, सबसे बड़ा। वो उसको ऑटिज्म, लेकिन आपको पता लगता है कि वो ऑटिज्म नहीं पता लगता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन बच्चों को एज ए स्पेशल किड ट्रीट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उनको हमें मेन स्ट्रीम पे लाना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, शादियों में जा रहे हैं, छोड़ के चले गए उसको, फैमिलीज़ में नहीं लेके जाते, उनको किसी एक्टिविटी में नहीं डालते। वो जो उनको एक फीलिंग होती है कि वी आर बीइंग लेफ्ट आउट, उनमें वो डेवलप हो जाती है, जो फर्दर उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती। अब मैं और मेरी वाइफ शुरू में तो हम बड़ा झिझकते थे, कोई हमें शादी में बुलाता था, हमारी टेंशन ही यही होती थी कि हम उम्र क्या क्या करेंगे। अब हम उसको सबसे आगे रखते हैं, वो जाता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है, तो हमें खुद फील हो रहा होता है कि वी आर डूइंग। आपके सामने आपका पड़ोसी का बेटा बाप के साथ फुटबॉल खेल रहा है, शॉपिंग कर रहा है, और आपका बेटा बोल भी नहीं पा रहा, कुछ कर भी नहीं पा रहा। यस, फीलिंग होती है, लेकिन हम उस पर छोड़ देते, उसने हमें तकलीफ दी है, वही इसको सॉल्व करें। तो मेरी जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ इन बच्चों को स्पेशल समझें, इनको मेन स्ट्रीम में डालें, इनको दुनिया से अलग मत करें, इनको दुनिया के साथ रखें, आपको फर्क लगेगा, ठीक है। मेरी वाइफ को मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है जिससे मैं इनका शुक्रिया अदा। बस बहुत हो गई, मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के चला गया, जो एक्टिविटीज़ वो करता हूँ। उस वक्त मेरी वाइफ मेरे सामने आती है,
उन्होंने वो आके इनको काटता था, इनके खून निकल आता था हाथ से। और मैं इतना हाइपर होता था कि मैं घर छोड़ के चला जाता था, मैं ऐसा मुझसे नहीं होता, मैं नहीं देखा। But she was the one who used to see. उस वक्त वो दर्द, वो तकलीफ जिससे एक माँ गुजर रही होती है, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन हमने फिर सब अल्लाह पे छोड़ा। हमने कहा हमें उसने तकलीफ दी है, कुछ सोच के हमें उसे चुना है बच्चे की मदद के लिए, और हम करेंगे। और अल्लाह का मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और मैं फखरिया कहता हूँ 10 लोगों के बीच में बैठ के मेरा बेटा। आप लोगों ने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, थैंक यू वेरी मच। मैं बस आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ ऐसे बच्चों की केयर ज़्यादा कीजिए, उन बच्चों को एक आम बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उनको कहीं से एहसास न होने दें कि बच्चा, ठीक है जी। और मैं आप सबके लिए भी दुआ करता हूँ, अपने लिए भी दुआ करता हूँ। और मेरी समझे कि बहुत दिल से, तहे दिल से इरफान साहब का, उनकी टीम का, खाला का